मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बहुत अच्छी खबरें सुनने में आ रही हैं। जहां सियासत के अपने एक रंग है, वहाँ ये मुल्क आगे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो महल कोई डाउट नहीं रह गया कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो बलवा किया था नैब के दफ्तर में, वो नवाज़ शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस शामिल हाल थी और उनके कहने पे ये सारा कुछ किया गया था। सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और हालात व वाक़यात पता जाएंगे। सियासत के नए मोड़ बनना चाहते हैं और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, या मैं जो बात समझ में आया हूँ कि नवाज़ शरीफ PMLN की क़यादत छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि नाअहल हो गए हुए हैं, पार्टी सदारत चला नहीं सकते, लेकिन वो इंटरफेयर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बालातर है। शहबाज शरीफ साहब को आगे आना नहीं देना चाहते। मरीम नवाज़ की तैयारियाँ हो रही हैं कि सदारत मरीम नवाज़ साहिबा को सौंप दी जाए। अब उसमें क्या इश्यूज़ हैं वो आपको पता है कि डिस्क्वालीफाई हो हुई हैं मरीम साहिबा भी, और 10 साल के लिए पब्लिक ओहदा कोई रख नहीं सकती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हो चुके हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो देखने वाली, आने वाले दिनों में सियासत में आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। और दूसरा, फिर क्रेडिट जाता है इस मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, कि जो बहुत आसान तरीके से इस वक्त एग्जेक्टिव, मौजूदा हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पे हैं, और यही वजह है कि सलूशन ओरिएंटेड चीज़ें निकल रही हैं। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कराची के हवाले से, गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही थी, आर्टिकल 149 का इस्तेमाल हुआ था। बिल आखिर रात एक बहुत बड़े ओहदेदार उन्होंने बैठकर ये सारा मामले मुलाकात करवाई। मुलाकात में आपको पता है मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, अली ज़ैदी साहब मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे, वसीम अख्तर साहब थे MKM की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह का नाम बता दिया, नासिर हुसैन शाह से, और सईद गनी साहब मौजूद थे। और वो फाइनली अब सारों की ज़ुबान एक हो गई, और ये सियासत इसी का नाम है, स्टेट्समैनशिप इसका नाम है। जो मुल्क से प्यार है, सियासत से बालातार होकर माजरत के साथ वो चले। मेरा चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल जाएगा। क्रेडिट फिर एक और लेने की बात हुई, यानी ये क्रेडिट भी PTI की गवर्नमेंट ने लिया। हालांकि ये क्रेडिट पीपल, ठीक है, सारे इदारे एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन ये क्रेडिट असल में जिनको जाता है उनको देना चाहिए। एक और क्रेडिट है, आज शिबली फराज साहब ने, ये ट्विटर है उनका, शिबली फराज साहब का, वज़ीर इत्तलात हैं, और उन्होंने ट्विटर में लिखा है, इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 साल में अब तक गरीब आवाम के लिए 2344 अरब रुपए अपने हिकमत अमली और कोशिशों से बचाई हैं। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा है। रकम से मैं इत्तफाक करता हूँ, और बचाई भी है। रेको टैक्स 7 अरब डॉलर रुपये आर्बिट्रेशन के हवाले से 1100 रुपये बनता है। कार के 1.5 अरब डॉलर 240 अरब रुपये, GIDC 400 अरब रुपये, और IPP से 604। ये तीनों चीज़ें मैं चारों बता चुका हूँ। ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर है। जहाँ बाकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी, यानी अगर आप इमेजिन कर लें, ये तकरीबन 2344 अरब को 150 से डिवाइड कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने बिलियन डॉलर आपने बचा लिया है। ये क्रेडिट सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं है, और जो ड्यू क्रेडिट जिनका है वो देना चाहिए, और ये क्रेडिट उन्हीं का है। यानी GIDC छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। फिर आप रेकोडेक के हवाले से आपको क्या मसाइल बनने थे, और उसमें आपको सतारा बता दिया हिलाल सर आपको मिलने के हवाले से। मैंने कल ही की व्लॉग में यह चीज़ क्लियर कर दी थी। और कमेटी अब जैसे मैं बता चुका हूँ वो बन चुकी है, जो कराची को आगे लेकर चलेगी। अगला जो इशू जो है ना, वो बड़ा नाजुक भी है पर अहम तरीन भी है। आलम अरब, यूरोप से अमेरिका होते हुए, आलम अरब तो अब आपके सामने है कि वो जो कभी इसराइल का नाम लिखना लेना पसंद नहीं करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बनी इसराइल कौम रब पाक की महबूब कौम है, लेकिन उनकी जगह कहीं नहीं है। और हमने सब ने देखा, बड़ा शोर बचा जब अनवर सादात ने ये मामला देखा, लेकिन कबूलियत हो गई। शाह हसन और शाह हुसैन के हवाले से बात आई, फिर सऊदी अरब ये और मुत्तहदा अरब, ये 1994 की मैं बातें कुछ बता रहा हूँ आपको। 1994 के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आप ज़रा समझिएगा। जब डॉक्टर इसरार ने बहुत खूबसूरत बातें कही और बड़ा जहन रखते थे, वैसे तो इलामा डॉक्टर तारुल कादरी ने भी, और कई हमारे जो ख़ास तौर पर
मैंने हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह के हवाले से जो मैंने पेशन गोइयों की बात की थी, वो किताब ज़रा वहाँ ऊपर पढ़ी, अगर मुझे किताब दे दें वहाँ पर नेमत शाह वलीउल्लाह की पेशन गोइयाँ, मैं आपके सामने वो भी कुछ चीज़ें रख दूँ। अब उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है ना, वो यहूदियों के शिकंजे में फंस चुका है बुरी तरह से, और हालत ये हो गई है कि वो फतह याबी इतनी उन लोगों ने सारे मामलात में देख लिए। ये मैं आपके सामने में इस पर मैं वीलॉग कर चुका हूँ, 850 साल पेशन गोइयाँ, और इसका उर्दू में तर्जमा किया है बेसिकली फ़ारसी में। नवाज़ुद्दीन नियाज़ दिल ख़ान और नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह, नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह 850 साल पहले, तकरीबन 860 साल पहले आप लगा लें जो की, और उसमें जो आने वाले वक्त में ग़ज़वा हिंद होना है उसके हवाले से बातें की, और जो अरब में जो हालात चल रहे हैं, मैं उनमें शायद ज़्यादा ना आपको मैं लेके जाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बतानी बड़ी ज़रूरी हैं। हेडिंग नंबर 47 है, तुर्की अरब ईरान और मुश्तरक वस्ता की वालहाना इमदाद। तुर्की चीन और ईरान का मुत्तहद होकर हिंदुस्तान को फ़तह करना। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो सारी मैंने आपके सामने रखी हुई थी, मैं उसमें तफसील में अभी जाना नहीं चाहता। और आपको पता है हॉलोकॉस्ट पे नाम कोई ले ही नहीं सकता, बात ही नहीं हो सकती है उस पर। एक यहूदी से सॉरी एक पोप से ये भी फतवा ले लिया कि ये जो इल्ज़ाम है सूली पे चढ़ा देने का वो भी गलत है, या जो भी बातें हैं ये सारी। और उस दौर में 1994 में सागरा व्हील ने जाके जो मसालियत पे गुफ्तगू हुई ये भी पता लग गया, फिर वेटिकन, और ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड में देखी हैं। और इल्लामा इकबाल की शेर व शायरी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और 60 लाख यहूदियों को जो कत्ल किया था, बहरहाल हमें तो फंसा लिया है सूद के शिकंजों में, और हम उसी तरह पर चल रहे हैं। और 1917 में यहूदी आबाद जब शुरू हो गई थी आबादकारी सुल्तान हमीदुद्दीन तुर्की के हवाले से, और हर एक को पता है कि प्रेसिडेंट निक्सन ने क्या कहा था कि यहूदियों के इसराइल के बगैर हम चल नहीं सकते हैं। ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका को ख्याल आ गया कश्मीर का, वो क्यों आ गया? जब रफ़ील आए थे 1994, यानी उन दिनों की बात है, तो वो कश्मीर को आज़ाद कराना तो करा के वो दूसरा इसराइल बनाना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर अगर देखें, कश्मीर आज़ाद होता है, ये तो हकीकत है। प्लेबसाइट की बात अगर आती है, अस्तूब राय दिया जाता है, तो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान ये सारा मिलके एक ब्लॉक बन सकता। और इसके नुकसान क्या होंगे ये सोचना पड़ेगा हम सब। वो एक अलग इशू है कि मुत्तहदा अरब हमारे एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो वो तो लिखी हुई बात है। वो तो 1994 से पहले अगर आप चले जाएँ तो वो समझ में आ रहा है कि वो कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। बहरहाल सऊदी अरब से हमें अपने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं, लेकिन देखें अरब को फ़ौक़ियत मिली थी आक़ाए दो जहां हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी होने की वजह से आखिरी खिलाफत यहाँ मिली। तो लेकिन अब आने वाले दौर में जो डॉक्टर इसरार भी कहते हैं और बात भी सारी है कि अजमियों को फजीलत मिलनी है। यहाँ पर एक सॉलिड ब्लॉक ईरान से खुरासान, रशिया से जो टूटी हुई हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की साथ है, पाकिस्तान फिर साथ है, और साथ फिर आगे आने वाले दौर में चीन भी इसमें एक रोल प्ले करेगा। वो हम सबको समझ आना चाहिए। तुर्कियों ने बड़ी हुकूमत की, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था, 1300 सदी बड़ा एक वक्त गुजारा। 1240 में सकूत बगदाद हुआ। माजूल तुर्कों ने पूरी तुर्क जो पूरी दुनिया में छा गए थे, ग्रेट ऑटोमन एम्पायर, हम सब ने हमें याद होनी चाहिए चीज़ें। और इसी में इल्लामा इकबाल का शेर, मेरे अरब को ठंडी हवा, देखे ना, मैं बहरहाल चूँकि मना किया हुआ है कि नहीं बात करना, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जिस तरफ चीज़ें ये जा रही हैं ना, वो तीसरी जंग की तरफ कह सकते हैं आप कि उस तरफ को बातें जा रही हैं। और फिर जब ग़ज़वा हिंद होना है उसके बाद हज़रत महदी की हुकूमत कायम होनी है, एक ज़मीनी इमदाद मिलनी है, और दूसरी इमदाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाएंगे इस दुनिया में। इसराइल तो अगर देखा जाए 1948 में कायम हुआ, 1947 में पाकिस्तान पहले कायम हुआ, पाकिस्तान पहले कायम हुआ, और इसराइल 1900, और फिर आबादकारी शुरू हो गई साथ 1967 को तोसी की गई,
और आपको पता है ज़ायनिज़्म का, तो आपको पता है ज़ायनिस्ट के 450 प्रोटोकॉल जो 1 मई 1776 में उनके ऑर्डर जो लिखे गए, और ये सारी चीज़ों को अगर आप उठाकर देखें, आप आने वाले दौर में वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो अब चेंज होने वाला है। पाकिस्तान को वाज़े तौर पर देखें, फ़लस्तीन को तो छोड़ा नहीं जा सकता, यरूशलेम को छोड़ा नहीं जा सकता, बैतुल मक़दस को कोई नहीं छोड़ सकता, वो वहाँ अपनी जगह मौजूद रहना है। और हमें इन सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान से लेकर चलना है। सो कॉल्ड लिबरल ऐसे ही गालियाँ देना और लगना, यानी अब मुझे दुख और अफसोस हुआ शीरी मज़ारी साहब के हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में बात की है, वो नज़र आ रही है कि एक माइंड सेट है जो सो कॉल्ड लिबरल कहलाते हैं। याद रखिएगा एक बात तो हकीकत है, इसराइल के साथ पाकिस्तान अगर मिल जाता है, इसराइल कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, यहूदी कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। हिटलर ने जब ये सारा काम किया था वो हर एक को पता है, मैं उससे तफसील में नहीं जाना चाहता और ना मुझे जाना चाहिए, वो हर एक को पता है। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनना है। पाकिस्तान ना इसराइल के साथ जा सकता है और ना उसे जाना चाहिए। सऊदी के साथ ताल्लुकात उसी कॉन्टेक्स्ट में रखनी है, पाकिस्तान पाबंद नहीं है। और जहाँ तक मुतालबात हैं OIC का इजलास बुलाने के हवाले से, वो जेन्युइन है, वो इजलास आने चाहिए। मुसलमानों के मकासद जो OIC बनाई गई थी जिस मकसद के लिए, उसको आगे लेकर चलना चाहिए। मगर इस तरह की लड़ाई और इस तरह की आपस में बदमज़गी ये पैदा नहीं होनी चाहिए। आखिर सऊदीया हमारे लिए बहुत अजीज़ भी है हमारे लिए, लेकिन इसराइल की कॉस्ट पे हम बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हमें। ये बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं हम, और मुस्लिम ब्लॉक जो नया बन रहा है, और वो आप याद रखिएगा वो ख़तरा है उन सब के लिए। और ये जो खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल बड़ी तेज़ी से जा रही है, बड़े ध्यान से चलना है, कान भी खुले रखने हैं, आँखें भी साफ खुली रखनी हैं, साफ़ रखना है हर चीज़ को, और यहाँ स्टेट्समैन बन के सोचना है। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।